प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे क्षण चुंबक एक परिनालिका के रूप में। ये जो टॉपिक है वो चुंबकत्व एवं द्रव्य का टॉपिक है। पिछले क्लास में हमने चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक स्थापित किए थे, उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यह वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्षण चुंबक एक परिनालिका के रूप में। तो क्षण चुंबक अर्थात दंड चुंबक को ही हम क्षण चुंबक कहते हैं। तो दंड चुंबक के हम अक्ष पर अक्षीय स्थिति में क्या निकाले थे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरह से लिए थे हम यहाँ पे दंड चुंबक, इसको ही कहते हैं हम क्षण चुंबक भी कहते हैं। तो क्या करते हैं हम इसमें, देखिए क्षण चुंबक परिनालिका के रूप में। तो परिनालिका अर्थात कुंडली कैसे बनाया जाता है, चीनी मिट्टी पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट के क्या करते हैं, कुंडली बनाया जाता है। तो इस चुंबक में भी क्या करते हैं हम, इस तरह से इसमें तार को लपेटते हैं, ठीक, ये इस तरह से। तो क्या बन जाता है, ये जो क्षण चुंबक है वो परिनालिका के रूप में ही बन जाता है। क्या बन जाता है, परिनालिका के रूप में बन जाता है। अब हम इसमें धारा प्रवाहित कर देते हैं, ये इसका धन सिरा है बैटरी का, और ये क्या है, इसका ऋण सिरा है। तो ऋण से धन की ओर अर्थात इसमें धारा प्रवाहित, इस तरह से धारा प्रवाहित होने लगता है, ठीक, ये इस तरह से। अब चुंबक को क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि ये क्या है, क्षण चुंबक है, परिनालिका है, तो ये किस तरह से व्यवहार करता है। तो इसको हम जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो ये क्या होती है, जिस तरह से चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा में हमेशा ठहरता है, इसी तरह ये भी क्या होता है, हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। और इसमें भी जो बल रेखा है, बल रेखा कहाँ से कहाँ निकलता है बताइए, एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर जाती है। बल रेखा कहाँ से जाती है, एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर, एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर, एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर बल रेखा गमन करती है, ठीक। यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, ठीक, इसमें अंदर आएगा, इसमें अंदर आएगा, इसमें अंदर आएगा। तो इस तरह से क्षण चुंबक क्या है, एक परिनालिका के रूप में है। अब हम इसको गणितीय व्याख्या से भी देख सकते हैं कि क्षण चुंबक क्या है, एक परिनालिका के रूप में है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये सिर्फ इसको समझाने के लिए मैं आपको बताया था। अब हम इसका गणितीय व्याख्या करेंगे। तो गणितीय व्याख्या करेंगे तो देखिए सेम इसी को लेंगे, हाँ, मतलब ये जो बीच बीच में हम फेरों की संख्या लगाए हुए हैं, इसको हम फेरा कहते हैं इसको, ठीक। कुंडली में फेरों की संख्या, और फेरों की संख्या को मिला के ही कुंडली बनाया जाता है, परिनालिका बनाया जाता है। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी देखिए ये चित्र बना हुआ है, इस तरह से मैं इस चित्र को बनाया हूँ, ठीक, ये इस तरह से। तो इसमें भी क्या है, इस तरह से ये लपेटाया हुआ है, ठीक। हम उसको पूरी तरह से दिखा नहीं है, लेकिन इसमें भी क्या है, फेरा लगा हुआ है इसमें, ठीक, इस चित्र में। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और आपको समझाऊंगा इस चित्र को अब अच्छे से, ठीक। चलिए अब इस चित्र को देखेंगे, ठीक। तो हम चुंबक जब लेते हैं तो चुंबक की प्रभावकारी लंबाई क्या लेते हैं, हम 2L लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रभावकारी लंबाई 2L। तो यहाँ पे भी ये चुंबक है हमारा, तो चुंबक की प्रभावकारी लिए हैं हम प्रभावकारी लंबाई 2L, ठीक। अब अक्षीय स्थिति में इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही काम किए हैं, केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये चूंकि एक परिनालिका है, इसको हम बंद कर दिए हैं, तो परिनालिका के लिए त्रिज्या होगा, यहाँ से ये क्या होगा, इसकी त्रिज्या होगा। तो परिनालिका की त्रिज्या ले लेते हैं हम स्मॉल a। क्या लेते हैं, परिनालिका की त्रिज्या स्मॉल a। इतना समझ आया आपको। एक परिनालिका है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L तथा केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। परिनालिका की त्रिज्या स्मॉल a है, ठीक, ये है इसकी त्रिज्या, ठीक। अब परिनालिका के केंद्र O से, ये इसका केंद्र है, केंद्र O से x दूरी पर एक अल्पांश लेते हैं हम, ठीक। अल्पांश मतलब आप समझते हैं छोटा सा भाग। तो इस परिनालिका का छोटा सा भाग हम लिए यहाँ पे ये dx लंबाई का, कितने लंबाई का, dx लंबाई का, केंद्र O से x दूरी पर एक अल्पांश dx लेते हैं। अल्पांश पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर उसका समाकलन करके संपूर्ण परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक। तो चलिए चित्र के बारे में आप जान लिए, अब इसका वर्णन मैं आपको लिखा देता हूँ।
तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका वर्णन कर लेते हैं। तो वर्णन करके यहाँ पे आप हेडिंग डालिए वर्णन। ठीक, इसका थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, थ्योरी अर्थात जो एक चित्र बना के हमको इस तरह से दिया था उसको आप पढ़ लीजिएगा। सिर्फ इसमें मैं आपको व्यंजक बता रहा हूँ क्योंकि व्यंजक समझने में आपको परेशानी होती है। ठीक, तो वर्णन लिखिए चलिए चित्र के बारे में। माना एक परिनालिका है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2l, उसकी त्रिज्या स्मॉल a तथा प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। उसमें बहने वाली धारा कैपिटल I है। परिनालिका के केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, केंद्र O से x दूरी पर एक अल्पांश dx की कल्पना करते हैं जिसमें फेरों की संख्या nx होगी। क्या होगी? फेरों की संख्या nx होगी। अब देखिए कैसे होगा nx है, ये है केंद्र O से, ठीक, यहाँ पे हम लिए हैं ये अल्पांश dx है, तो केंद्र O से x दूरी पर लिए हैं तो इसमें फेरों इस तरह से ना, तो एक फेरे के लिए क्या लिए हैं हम, स्मॉल n, और इसकी टोटल लंबाई क्या है, x है, तो टोटल फेरों की संख्या इसमें जाएगा ना इस तरह से, तो हम उसको लिख सकते हैं nx है। तो यहाँ तक तो हुआ इसका वर्णन। ठीक, अब हम निकालेंगे इसका व्यंजक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको देखेंगे, इसको, तो ये क्या है, एक वृत्ताकार कुंडली है। इस तरह से वृत्ताकार क्या है, कुंडली है। तो हम इससे पहले चैप्टर में गतिमान आवेश और चुंबकत्व में कुंडली के अक्ष पर यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कर चुके हैं। ठीक, इस तरह से ये r त्रिज्या लिए थे और ये x दूरी लिए थे, जहाँ पे हम क्या किए थे, इसको दो घटक में विभाजित किए थे, एक db और ये db डेश में। तो उसी का जो व्यंजक स्थापित किए थे उसका प्रयोग हम इसमें करेंगे। तो इसका व्यंजक निकाले थे हम b इक्वल टू μ0 ni, ठीक, μ0 ni r का स्क्वायर बटे 2r स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और ये 3/2। इस तरह से हम इसका व्यंजक स्थापित किए थे। तो इसी का क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी इसका प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इसको मिटा रहा हूँ मैं, इसको रहने देते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं इसका व्यंजक। तो व्यंजक हम यहाँ से निकालते हैं, व्यंजक व्यंजक। ठीक, तो व्यंजक हम किसके लिए स्थापित करेंगे, सबसे पहले इस अल्पांश के लिए, अल्पांश अर्थात dx के लिए। ठीक, तो अल्पांश dx के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्पांश dx के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये जो निकला था वो संपूर्ण कुंडली के लिए निकला था। अब अल्पांश के लिए लेंगे तो हम b को क्या लेंगे, db लेंगे, क्या लेंगे, db। ठीक, अब μ0 यहाँ पे फेरों की संख्या n है, लेकिन हम अभी अल्पांश के लिए ले रहे हैं तो हम इसमें प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या माने हैं स्मॉल n, तो ये होगा μ0 n। ठीक, i r का स्क्वायर, i, ठीक, r मतलब उसके लिए त्रिज्या था, तो इसमें त्रिज्या क्या है, ध्यान दीजिए, परिनालिका के लिए त्रिज्या क्या है, a है, क्या है, परिनालिका की त्रिज्या a। तो जहाँ जहाँ पे कैपिटल R है वहाँ पे रखेंगे हम स्मॉल a। ठीक, तो होगा i a का स्क्वायर बटे, ठीक, यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, इसको बताऊंगा। ठीक, हम किसके लिए निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए, अल्पांश dx के कारण निकाल रहे हैं, तो हम निकाल रहे हैं अल्पांश dx में, इसलिए यहाँ पे आएगा अल्पांश dx है। समझ आया आपको? फेरों की संख्या देखिए यहाँ पे कैपिटल N है, ठीक, कैपिटल N, तो ये प्रति एकांक लंबाई के लिए है, और अल्पांश अर्थात हमारा अल्पांश ये है, तो इसमें फेरों की संख्या इस तरह से होगा। तो फेरों की संख्या स्मॉल n है और अल्पांश है dx, तो n इंटू dx है, तो यहाँ पे कैपिटल N की जगह आएगा n इंटू dx। नीचे का देखिए ये 2, फिर ये r के जगह क्या रख रहे हैं हम, r के जगह रख रहे हैं त्रिज्या a का स्क्वायर, फिर ये प्लस। अब ध्यान दीजिए x क्या था, कुंडली से ये x दूरी पर एक बिंदु P लिए थे हम यहाँ पे, ठीक, बिंदु P, तो वो दूरी है। यहाँ पे देखिए हमको किसकी दूरी चाहिए,
अल्पांश से बिंदु P की, तो अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी आपको पता है क्या? देखिए ये वाला दूरी आपको पता है? नहीं। तो हम देखिए उसको कैसे निकालेंगे। केंद्र O से बिंदु P की टोटल दूरी क्या है? यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी है ये r, क्या है? r। और यहाँ पे हम लिए हैं ये छोटा सा dx का अवयव और इसके बीच की दूरी है ये x। तो हम x को यदि हटा दें, अर्थात अब इसको यदि हम यहाँ से हटा दें तो बचेगा हमारा ये अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी, अर्थात टोटल r है, r से आप x को माइनस करिए, तो जैसे ही x माइनस होगा तो अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी होगा, अर्थात यहाँ से बीच की दूरी होगा ये बड़ा r है, r माइनस x। तो इसके लिए दूरी क्या होगा? x की जगह रखेंगे हम r माइनस एक्स का स्क्वायर और ये बड़ा वाला ब्रैकेट और ये ऊपर में 3/2। ठीक, ये तो हुआ अल्प अवयव dx के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हमको पूरी परिनालिका के लिए चाहिए, पूरी परिनालिका के लिए चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं संपूर्ण परिनालिका, संपूर्ण परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, संपूर्ण परिनालिका, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है, तो वो हो जाएगा सिर्फ B। क्या होगा? B। संपूर्ण के लिए निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? समाकलन करते हैं, तो इसका भी हम समाकलन कर देंगे। समाकलन करेंगे तो देखिए ये तो सेम रहेगा, μ0 n dx और I a का स्क्वायर बटे ये होगा 2a का स्क्वायर और r माइनस एक्स का स्क्वायर और ये 3/2। अब हम क्या करेंगे? इसमें लिमिट का प्रयोग करेंगे। तो लिमिट देखिए किस तरह से प्रयोग होगा। यहाँ पे टोटल परिनालिका की लंबाई क्या है? 2l है, तो यहाँ से हम इसको देखेंगे तो ये भी है l और ये भी क्या है? l है। क्या है? l है। तो हम इसको किस में उपयोग करेंगे? समाकलन में। तो समाकलन में उपयोग करेंगे तो एक को प्लस लेंगे, अर्थात यहाँ से हम इसको प्लस लेंगे और इसको क्या लेंगे? माइनस लेंगे। ठीक, माइनस और प्लस लेने का कारण यह है, आप ये ना सोचना कि दोनों आपस में जुड़ेंगे तो इसकी टोटल लंबाई क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि हम जब लिमिट लेते हैं तो क्या होता है, तो ये मान लीजिए आपका लोअर लिमिट है और ये आपका अपर लिमिट है, तो लिमिट का सूत्र क्या होता है? ये L है, ये L है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट L और लोअर लिमिट माइनस L। ठीक, और सूत्र में पहले से माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस L, अर्थात ये बनेगा 2L। समझ आया आपको? यदि हम इसको प्लस L लेते तो वो क्या होगा? वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो एक को माइनस लेंगे, एक को प्लस लेंगे, तो लोअर लिमिट ले लेते हैं हम माइनस L और अपर लिमिट ले लेते हैं हम प्लस L। अब चलिए देखते हैं। ठीक, अब जो बाहर निकलेगा उसे हम समाकलन से बाहर निकाल देते हैं, तो b इक्वल टू मिलेगा हमको μ0 n dx। ठीक, dx छूटेगा, μ0 और ये n और ये i a का स्क्वायर, i a का स्क्वायर, ये सभी बाहर निकलेंगे। हाँ, क्योंकि dx के सापेक्ष समाकलन होगा, नीचे से 2 बाहर निकलेगा, तो ये समाकलन के अंदर में बचेगा माइनस l और ये प्लस l, बचेगा dx अपॉन a का स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स का स्क्वायर और ये 3/2। ठीक, इतना बचेगा। अब चलिए हम इसको हल करते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, 2l को भी मिटा रहा हूँ, यहाँ तक को इसको भी मिटा रहा हूँ मैं। अब अक्षीय स्थिति का जब हम व्यंजक निकालते हैं और निरक्षीय स्थिति का भी जब हम व्यंजक निकालते हैं तो चुंबक को क्या लेते हैं? बहुत ही छोटा लेते हैं। क्या लेते हैं? बहुत ही छोटा लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? परिनालिका को छोटा लेंगे। ठीक, यदि परिनालिका, ठीक, परिनालिका अत्यंत छोटा हो, अत्यंत छोटा हो, ध्यान दीजिए, परिनालिका अत्यंत छोटा होगा। जब परिनालिका छोटा होगा तो परिनालिका क्या होगा? इस तरह से होगा। ठीक, लेकिन r की दूरी जिस तरह से हम चुंबक में लिए थे, r की दूरी उतना ही होगा, तो r की दूरी तो उतना ही होगा, लेकिन ये जो x की दूरी है, ठीक, परिनालिका छोटा होगा तो ये भी क्या होगा? पास आएगा ऐसे, तो ये जो x है वो r की तुलना में क्या होगा? नगण्य होगा। तो इसको लिख सकते हैं r की तुलना में x नगण्य, अर्थात x लेस देन r।
ठीक, ये तो हुआ पहला कंडीशन। परिनालिका की त्रिज्या ये है, ठीक, परिनालिका की त्रिज्या है। परिनालिका को हम छोटा करेंगे तो उसकी त्रिज्या भी क्या होगा, त्रिज्या भी कम होगा। तो ए को भी क्या लेंगे हम, आर की तुलना में ए को भी लेंगे हम नगण्य, अर्थात ए लेस देन आर, ठीक, लेस देन आर। अब हम यहाँ पे एक प्रभावकारी लंबाई भी लिए थे, ठीक, क्या लिए थे, प्रभावकारी लंबाई 12 लिए थे, मैं उसको मिटा दिया हूँ। तो L भी क्या होगा, परिनालिका छोटा हो रहा है तो L भी क्या होगा, R से छोटा होगा, अर्थात L लेस देन R। मतलब X को हम 0 लेंगे, A को 0 लेंगे और L को 0 लेंगे, किसकी तुलना में, R की तुलना में। सभी क्या होंगे, सभी का मान नगण्य है, नगण्य मतलब हम उसको 0 ही लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे रखेंगे हम इसमें मान को, हाँ, तो B इक्वल टू मिलेगा हमें μ0 Ni A का स्क्वायर बटे 2, μ0 Ni A का स्क्वायर बटे 2, समाकलन माइनस L से प्लस L, ये dx बटे A का स्क्वायर, A का लेंगे हम 0 लेंगे, ठीक, A भी नगण्य है R की तुलना में, यहाँ R है इसलिए तो A भी मान होगा 0, तो ये 0 होगा। R की तुलना में X 0 होगा, ठीक, R की तुलना में X भी क्या होगा, 0, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, तो होगा R माइनस 0 का स्क्वायर और ये 3/2। आगे हल करिए इसको, μ0 Ni A का स्क्वायर बटे 2, लिमिट माइनस L से ये प्लस L, ये होगा dx बटे 0 0 सब छूट जाएगा, आर स्क्वायर अंदर आएगा तो ये r का स्क्वायर, 3/2 भी क्या होगा, 3/2 भी इस स्क्वायर के साथ आएगा तो ये होगा 3/2, 2 से 2 कटेगा। अब यहाँ पे बचेगा r का क्यूब और r क्यूब को फिर हम समाकलन से बाहर निकाल देते हैं तो ये होगा μ0 Ni A का स्क्वायर बटे 2, लिमिट माइनस L से ये प्लस L, और r का क्यूब भी क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये r का क्यूब बचेगा हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ dx, ठीक। इसको हल करते हैं तो हमको मिलेगा इक्वल टू, यहाँ से अलग है 3/2 इधर का है, इसको इस तरह से मैं अलग कर देता हूँ, ये b के इक्वल में होगा, ये इस तरह से, ठीक, ये यहाँ पे भी b आएगा और यहाँ पे भी b के इक्वल में, मतलब इस पद का यहाँ पे आएगा तो b इक्वल टू ये होगा μ0 Ni A का स्क्वायर बटे 2r का क्यूब, dx का समाकलन क्या होगा, x होगा और लिमिट क्या है, माइनस लोअर लिमिट l और ये होगा अपर लिमिट कैपिटल L। देखिए अब मैं इस चित्र को मिटा रहा हूँ और चित्र को मिटाने के बाद इसके आगे को यहीं पे हल करता हूँ, या फिर इसको मिटा रहा हूँ, इस पार्ट को मिटा देता हूँ मैं, इसके बाद का जो अगला स्टेप है हम उसको यहाँ पे हल करेंगे। तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटा देंगे, ठीक। अब चलिए हम इसके आगे को हल करते हैं तो हमको मिलेगा b इक्वल टू, क्या मिलेगा, b इक्वल टू μ0 Ni A का स्क्वायर, μ0 Ni A का स्क्वायर बटे 2r का क्यूब, 2r का क्यूब, ठीक। x में हम लिमिट का उपयोग करेंगे तो अपर लिमिट l होगा और लोअर लिमिट होगा माइनस l, तो सूत्र होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है, माइनस l है, ठीक। आगे देखिए इसको, μ0 Ni A का स्क्वायर बटे 2r का क्यूब, ठीक, l माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस l होगा, ठीक। जोड़ दीजिए उसको, b इक्वल टू मिलेगा हमको, b इक्वल टू μ0, उसके बाद क्या है यहाँ पे n है, ठीक। l और l को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2l होगा, उसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये 2l, फिर ये n लिख चुके हैं और ये i और ये a का स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर नीचे 2 पाई का गुणा करते हैं, ठीक, 2 पाई का हम गुणा करते हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर में 2 पाई का गुणा कर दिए, नीचे में भी हम 2 पाई का गुणा करेंगे, यहाँ पे एक 2 पहले से है तो 2 का और गुणा करेंगे तो 2 दूनी होगा 4, ठीक, और ये पाई 2 पाई का गुणा किए, इस 2 के कारण ये 4 बन गया और ये r का क्यूब। अब इसे आप दे दीजिए समीकरण 1, यदि पहले से आप समीकरण 1 दे चुके होंगे तो इसे देंगे समीकरण 2, ठीक। अब चलिए हम इसको आगे हल करते हैं। अब ये परिनालिका है तो परिनालिका में फेरों की संख्या है तो उसमें क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण, तो गतिमान आवेश में हम चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक विस्थापित कर चुके हैं। तो धारावाही परिनालिका का
चुंबकीय आघूर्ण क्या निकाले हैं, m इक्वल टू हम निकालते थे NIA साइन थीटा। थीटा का वैल्यू हम 90 लेते थे तो क्या होता था, वो साइन 90 होता था और साइन 90 का वैल्यू 1 होता था। तो NIA बचेगा, जहाँ पे a क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक, अब ध्यान दीजिए हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। और देखिए ये n मतलब संपूर्ण फेरों की संख्या, और हमारे पास ये सिर्फ स्मॉल n है। स्मॉल n अर्थात प्रति एकांक लंबाई का, तो एक फेरों की संख्या स्मॉल n है एक फेरे के लिए, और हमको चाहिए पूरी परिनालिका के लिए। तो पूरी परिनालिका की लंबाई क्या है, 2l है। क्या है, 2l। तो n को क्या करेंगे हम, 2l के साथ गुणा करेंगे तो ये पूरी लंबाई, और n को हम गुणा करेंगे 2l के साथ तो पूरी परिनालिका में फेरों की संख्या हो जाएगा। अर्थात कैपिटल N की जगह लिखेंगे हम स्मॉल n इंटू 2l। ठीक, I धारा रहने दीजिए, I का I। कैपिटल A मतलब क्षेत्रफल। तो परिनालिका है तो क्या बनेगा, वो एक वृत्त के रूप में बनेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल a है, तो ये होगा पाई स्मॉल a का स्क्वायर। अब देखिए समीकरण 2 में इस तरह से आपको दिखाई देंगे, n यहाँ पे है n, 2l यहाँ पे है 2l। ठीक, n इंटू 2l, I यहाँ पे है, a का स्क्वायर यहाँ पे है, और ये एक पाई यहाँ पे है। तो n 2l I a स्क्वायर और पाई, इन सभी का मान रखेंगे हम सिर्फ स्मॉल m। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, चलिए मान को रख देते हैं तो हमको मिलेगा b इक्वल टू, ठीक, μ0 अपॉन 4 पाई। ठीक, ये बचेगा μ0 अपॉन 4 पाई, n 2l I a स्क्वायर और पाई, इन सभी का मान रखेंगे हम ये स्मॉल m। ये वाला 2 बचे है, देखिए n 2l I पाई a स्क्वायर, इसके जगह रख रहे हैं हम m को, तो ये 2m बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, और ये m हम रखे हैं तो ये होगा 2m बटे होगा r का क्यूब। और यही क्या है, अक्षीय स्थिति के लिए भी व्यंजक इसी तरह निकाले थे ना, μ0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r का क्यूब। ठीक, तो इसमें भी हमें चुंबक की तरह अक्षीय स्थिति का व्यंजक प्राप्त हो गया, मतलब क्षण चुंबक क्या है, एक परिनालिका के रूप में है। ठीक, तो यही क्या होगा, इसका अभीष्ट व्यंजक होगा। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम इसके आगे के टॉपिक को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए।